Hello student, welcome to my class. Today I am going to take class 12 geography and the book name is Fundamental of Human Geography. This is chapter 3 and the name of the chapter is Population Composition. So let's proceed. तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे कंट्री में एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन डाइवर्सिटी है. आप पॉपुलेशन को डिवाइड कर सकते हो एज के बेसिस पे, सेक्स के बेसिस पे, रेसिडेंस प्लेस यानी कि जहाँ पे जो लोग रहते हैं उस बेसिस पे, या फिर ऑक्यूपेशन जो ऑक्यूपेशन वो करते हैं उस बेसिस पे, या उनके एजुकेशन के बेसिस पे कि वो लिटरेट हैं या नहीं लिटरेट हैं. ऐसे कई तरीक़ों से हम अपने पॉपुलेशन को डिवाइड कर सकते हैं. इसको कहा जाता है पॉपुलेशन का कंपोजिशन. पॉपुलेशन के कंपोजिशन से हमें पॉपुलेशन के इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट्स यानी कि उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पता चलता है. तो ये बहुत ही ज़रूरी है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट को, क्योंकि अगर कोई भी कंट्री डेवलप करना चाहती है तो उसे अपने पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक जानना बहुत ज़रूरी है. तो देखते हैं कि किस तरीके से पॉपुलेशन कंपोजिशन में पॉपुलेशन को डिवाइड किया जाता है. तो पॉपुलेशन को डिवाइड करने के बहुत सारे मेथड हैं. उनमें से 5 मेथड आपके बुक में डिस्कस है. वो है सेक्स कंपोजिशन, एज स्ट्रक्चर, रूरल एंड अर्बन कंपोजिशन, लिटरेसी एंड ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर. तो सबको हम एक एक करके देखेंगे. सबसे पहले हम देखेंगे सेक्स कंपोजिशन. तो सेक्स कंपोजिशन एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है पॉपुलेशन को डिवाइड करने का. इसमें हम क्या करते हैं, इससे हम पॉपुलेशन को मैन एंड वुमेन्स में डिवाइड कर देते हैं. तो इससे हमें पता चल जाता है कि कितने नंबर्स ऑफ मैन है, मतलब मैन की कितनी नंबर है और कितनी वुमेन्स की नंबर है पॉपुलेशन में. और ये सेक्स रेशियो या तो आप ये बताएगा कि पर 1000 या पर 100 मेल में कितनी फीमेल हैं, या कितने पर 1000 या 100 फीमेल में कितने मेल है. इसको किसी भी तरीके से देख सकते हो. या पर मेल कितने वुमेन्स है, या पर 1000 मेल कितनी वुमेन्स है, या पर 1000 फीमेल कितने मेल है. तो देखते हैं इसको फाइंड आउट करने का क्या फार्मूला है. तो बहुत सारी कंट्री में जो सेक्स रेशियो फाइंड आउट करने का फार्मूला है वो है मेल पॉपुलेशन को आप फीमेल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दें और उसके बाद उसे 1000 से मल्टीप्लाई कर दें. तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा, पर 1000 फीमेल में कितने मेल हैं. तो ये फार्मूला कई कंट्री में यूज़ होते हैं, मगर जो फार्मूला इंडिया में यूज़ होता है वो है आप ऊपर यहाँ वहाँ पे पहले आपने क्या देखा, पहले मेल को ऊपर रखा गया और फीमेल को बाद में रखा गया. मगर हमारे कंट्री में क्या होता है, पहले फीमेल को रखा गया है ऊपर की तरफ, न्यूमरेटर में फीमेल है और डिनोमिनेटर में मेल है. तो हम यहाँ पे कैसे डिवाइड करते हैं, नंबर ऑफ फीमेल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मेल मल्टीप्लाई बाय 1000. तो इससे हमें क्या पता चलता है कि कितनी फीमेल पर 1000 मेल है. तो जब हम ये रेशियो पता कर लेते हैं तो हमें इससे बहुत कुछ पता चलता है, जैसे कि उस सोसाइटी में वीमेंस का स्टेटस कैसा है, कहीं वहाँ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन यानी लड़के लड़कियों में भेदभाव तो नहीं हो रहा है, वीमेंस की सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस अच्छी है या नहीं अच्छी है. इसीलिए हम सेक्स कंपोजिशन पढ़ते हैं. अगर सेक्स कंपोजिशन निकालने के बाद सेक्स रेशियो अनफेवरेबल हुआ यानी कि अनइक्वल हुआ, अच्छा नहीं हुआ, तो इससे क्या पता चलता है कि उस सोसाइटी में बहुत ज़्यादा फीमेल फोर्टिसाइड हो रहा है. यानी कि जब पता किया जाता है कि लड़का होने वाला है या लड़की होने वाला है, और अगर लड़की होने वाला है तो उसके होने से पहले ही अबॉर्शन करा दिया जाता है, या फिर फीमेल इन्फेंटिसाइड हुए उस सोसाइटी में. फीमेल इन्फेंटिसाइड क्या होती है, जैसे कि जो फीमेल गर्ल चाइल्ड होती है जो 1 ईयर से छोटी होती है उसकी ठीक से देखभाल नहीं की जाती है और एक्चुअली उसे जानबूझकर मार दिया जाता है. या तो फिर उस सोसाइटी में बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस है, या औरतों के सोशियो एंड इकोनॉमिक स्टेटस, यानी सोशियो मतलब कि इक्वालिटी नहीं है और इकोनॉमिक स्टेटस मतलब अनफेवरेबल है, यानी कि वहाँ पे एक्चुअली लेडीज़ के लिए अच्छे जॉब नहीं मिल पा रहा है या अच्छा पेमेंट नहीं मिल रहा है. तो अगर औरतों का स्टेटस अच्छा नहीं होता है तभी सेक्स रेशियो अनइक्वल अनफेवरेबल होता है. यानी अगर किसी कंट्री का या किसी प्लेस का अनफेवरेबल सेक्स रेशियो निकलता है, इसका मतलब ये है कि उस सोसाइटी में एक्चुअली वुमेन्स के साथ अच्छी तरह से बर्ताव नहीं किया जा रहा है. उसी तरह से अगर हम ये देखें कि अगर किसी जगह पे फेवरेबल सेक्स रेशियो है तो
डेफिनेटली उस जगह के उतना जेंडर डिस्क्रिमिनेशन उधर ना हो, ये भी होता है, मगर कभी कभी जब अनइक्वल सेक्स रेशियो नहीं है, फेवरेबल सेक्स रेशियो है, या फिर वुमेन्स का परसेंटेज ज़्यादा भी है, तो इसका एक्चुअली हमेशा ये मतलब नहीं होता कि वहाँ पे वुमेन्स का स्टेटस भी अच्छा है। कई बार क्या होता है कि किसी जगह से में आपको औरतों का परसेंटेज ज़्यादा मिलेगा कंपेयर टू मैन। इसका रीज़न ये होता है, जैसे गांव में आप देख लोगे कि वहाँ से एक्चुअली बहुत सारे जेंट्स या मेल आपके चले जाते हैं शहरों में काम करने के लिए, इसलिए एक्चुअली वहाँ का आपको सेक्स रेशियो फेवरेबल मिल जाता है, क्योंकि मेल वहाँ से गए हुए होते हैं जॉब के चक्कर में सिटीज़ में, तो वहाँ पे आपको वुमेन्स का परसेंटेज ज़्यादा मिल जाएगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ का वर्किंग कंडीशन, वहाँ का वुमेन का स्टेटस अच्छा है। वहाँ एक्चुअली वो वर्क के चक्कर में मेल ज़्यादा वहाँ से निकल गए हैं, इसलिए वहाँ पे आपको वुमेन्स का परसेंटेज ज़्यादा दिख रहा होता है। तो ऑन एन एवरेज जब हम वर्ल्ड का सेक्स रेशियो देखते हैं तो हमें मिलता है कि 102 मेल के मुकाबले 100 फीमेल आपको मिल जाएंगी, वर्ल्ड में पाई जाती हैं। तो ये इतना ज़्यादा अनफेवरेबल नहीं है, ओवरऑल वर्ल्ड का ये ऑलमोस्ट इक्वल है, तो ओवरऑल वर्ल्ड में इतना अनफेवरेबल सेक्स रेशियो नहीं है। और किसी किसी कंट्री में आप देखोगे कि फीमेल का सेक्स रेशियो कम है, और किसी किसी कंट्री में आप देखोगे कि फीमेल का सेक्स रेशियो में परसेंटेज ज़्यादा है। जैसे आप लतेविया जो रशिया के आसपास है, वहाँ पे आपको 85 मेल में 100 फीमेल दिखेंगी, यानी कि वहाँ पे अगर मेल 85 है तो फीमेल 100 है, यानी कि फीमेल का परसेंटेज क्या हुआ यहाँ पे, ज़्यादा हुआ। तो और कहीं कहीं किसी किसी जगह पे आप देखोगे कि फीमेल का परसेंटेज बहुत कम है, जैसे कि कटार में आप चले जाओगे जो गल्फ कंट्री है, वहाँ पे आप देखोगे कि 100 वुमेन्स में 3 के सामने 311 मैन है, यानी कि वहाँ बॉयज़ का जो परसेंटेज है वो गर्ल्स के परसेंटेज से 3 गुना से भी ज़्यादा है वहाँ पे। तो ये एक्चुअली बहुत ही अनफेवरेबल है, पर एक्चुअली इसका रीज़न ये भी है कि वो क्योंकि गल्फ कंट्री है, इसीलिए कई जो मेल होते हैं स्पेशली फ्रॉम द साउथ ईस्ट एशिया एंड ईस्ट एशिया और अफ्रीका से, ये लोग क्या होते हैं उस कंट्री को में जाते हैं, माइग्रेट करते हैं, गल्फ कंट्रीज में जाते हैं जॉब के चक्कर में, क्योंकि वहाँ पे अच्छा उन्हें सैलरी मिलता है। तो जॉब के चक्कर में वहाँ पे बहुत सारे मेल पहुँच जाते हैं, इसलिए भी वहाँ पे मेल का परसेंटेज आपको ज़्यादा मिलता है। जो सेक्स रेशियो है जो उसके बारे में यूएनओ ने कहा है कि 139 कंट्रीज में वर्ल्ड की ये फेवरेबल कंडीशन में है, और 72 कंट्रीज में ये अनफेवरेबल है, यानी कि सही नहीं है 72 कंट्रीज में, और 139 कंट्री में ये सही तरीके से चल रही है। आप जो एशियन कंट्रीज देखोगे, बहुत सारी एशियन कंट्रीज जैसे इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सऊदी अरेबिया, इन सभी जगहों पे आप देखोगे कि जो ये सेक्स रेशियो है वो अनफेवरेबल है, और मतलब लेडीज़ का वहाँ पे परसेंटेज कम है कंपेयर टू मेन। मगर कुछ यूरोपियन कंट्री में आप देखोगे, जैसे रशिया जैसी कंट्री में आप देखोगे, तो वहाँ पे आपको बड़े आश्चर्य होगा कि वहाँ पे मेल माइनॉरिटीज़ में है, मेल कम है वहाँ पे। इसका रीज़न एक ये है कि उनका जो पास्ट में बहुत ज़्यादा माइग्रेशन हुआ है, मेल का माइग्रेशन पास्ट में उनके कंट्री में बहुत ज़्यादा हुआ है, और वुमेन का स्टेटस उनकी कंट्री में अच्छा है, इसीलिए आप वहाँ पे मेल को माइनॉरिटी में और फीमेल को मेजॉरिटी में पाएंगे। सेकेंड तरीके से जो आप पॉपुलेशन कंपोजिशन पढ़ सकते हो वो है एज स्ट्रक्चर। एज स्ट्रक्चर क्या होता है? एज स्ट्रक्चर से आपको पता चलता है कि आपके पॉपुलेशन में डिफरेंट एज ग्रुप के कितने लोग हैं। तो डिफरेंट एज ग्रुप क्या होता है, ये 3 तरीके से आप एज ग्रुप को डिवाइड कर सकते हो। एक तो बिलो 15 ईयर जो कि बच्चे जिसमें आते हैं, चिल्ड्रंस आते हैं जिसमें, और सेकेंड कैटेगरी है 15 to 59 ईयर जो कि वर्किंग क्लास का पॉपुलेशन दिखाता है, और थर्ड कैटेगरी है अबव 60 ईयर जो कि एजिंग पॉपुलेशन दिखाता है, यानी कि सीनियर सिटीजनशिप दिखाता है आपको। तो बिलो 15 बच्चे, 15 to 59 वर्किंग क्लास, एंड अबव 60 आपके सीनियर सिटीजन या एजिंग पॉपुलेशन। तो ये 3 कैटेगरी में आप एज स्ट्रक्चर जब लेते हो तो पॉपुलेशन को डिवाइड कर देते हो इन 3 कैटेगरी में। जब आप इन 3 कैटेगरी में पॉपुलेशन को डिवाइड करते हो तो आप देखते हो कि किस कैटेगरी में हमारा पॉपुलेशन ज़्यादा है और किस में कम है। अगर मान लीजिए चिल्ड्रन का पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उस कंट्री को क्या करना पड़ेगा, उसको ज़्यादा एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा एजुकेशन में और हेल्थ में, क्योंकि बच्चों को पढ़ाई और उनके हेल्थ का ज़्यादा ख्याल देना पड़ता है।
अगर एजिंग ग्रुप, आपका जो सीनियर सिटीजन का ग्रुप बहुत ज़्यादा होगा, तो आपको उस कंट्री में उस एजिंग ग्रुप के हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा और हेल्थ पे ज़्यादा एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, क्योंकि ओल्ड एज में हेल्थ इश्यू आते हैं। और अगर आप देखते हो कि किसी कंट्री का यंग पॉपुलेशन का परसेंटेज ज़्यादा है, तो ये एक अच्छी बात भी है, क्योंकि यंग पॉपुलेशन वर्किंग पॉपुलेशन होती है, तो वो कंट्री की इकोनॉमी के लिए सही है। मगर अगर यंग पॉपुलेशन ज़्यादा है तो ये आपका हाई बर्थ रेट का भी इंडिकेशन करती है, क्योंकि ये जो यंग पॉपुलेशन है वो रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन होती है, यही रिप्रोडक्शन करते हैं। तो जिस भी कंट्री में अगर यंग पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उस जगह पे हाई बर्थ रेट होने का पूरा चांस होता है। अब जो हमने एज के बारे में देखा और सेक्स के, एज कंपोजिशन एंड सेक्स कंपोजिशन देखा, तो एज और सेक्स को मिला करके एज सेक्स पिरामिड बनता है। तो एज सेक्स पिरामिड क्या होता है? ये आपको दिखाता है कि कितने मेल और कितने फीमेल डिफरेंट एज ग्रुप में हैं, यानी डिफरेंट एज ग्रुप में, यानी कि अगर हम 0 to 15 में देख रहे हैं तो 0 to 15 में बॉयज़ कितने हैं और गर्ल्स कितने हैं, 15 to 59 में बॉयज़ कितने हैं, गर्ल्स कितने हैं। तो इस तरह से डिफरेंट एज ग्रुप में कितने मेल हैं और कितने फीमेल हैं। और जो ये शेप बनता है, जो पिरामिड का शेप बनता है, इसको जब हम दिखाते हैं तो उससे हमें उस कंट्री के डेवलपमेंट के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। पिरामिड जब बनाया जाता है तो उसका जो आपका उसका लेफ्ट साइड होता है उसमें मेल को दिखाया जाता है और राइट साइड उसका फीमेल दिखाता है। तो ये जो पिरामिड होते हैं, जो जब हम बनाते हैं एज सेक्स का पिरामिड बनाते हैं, वो 3 तरीके से पिरामिड बनता है। एक तो एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन पिरामिड, जिसमें पॉपुलेशन जहाँ की उस कंट्री का पिरामिड बनता है जहाँ की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। और एक होता है आपका कांस्टेंट पॉपुलेशन पिरामिड, वो जगह जहाँ पे पॉपुलेशन ना बढ़ेगी ना घटेगी। और एक होता है आपका डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन पिरामिड, तो वहाँ जहाँ पे पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन पिरामिड। एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन पिरामिड, जैसे नाम से ही पता चलता है, पॉपुलेशन एक्सपैंड हो रही है, बढ़ रही है यहाँ पे। तो ये जो पिरामिड होता है वो ट्राइंगुलर शेप का होता है और उसका जो बेस होता है वो काफ़ी वाइड होता है, मतलब बड़ा सा होता है। और ये आपको डेवलप कंट्री का लेस डेवलप कंट्री का आपको एज सेक्स रेशियो दिखाता है। ये दिखाता है कि आपका ये जो जिस कंट्री का भी ट्रायंगुलर शेप में होता है ना पिरामिड, वो दिखाता है कि वो उतनी ज़्यादा डेवलप कंट्री नहीं है। और इसका जो वाइड, जो बड़ा सा नीचे का बेस होता है, लंबा बेस होता है जो नीचे का, वो दिखाता है कि उस जगह पे काफ़ी बहुत ज़्यादा बर्थ रेट है। और इसके एग्जाम्पल हो सकता है नाइजीरिया, बांग्लादेश, मैक्सिको, ETC। तो देखिए उसका एक ग्राफ मैं आपको दिखा रही हूँ। ये नाइजीरिया का ग्राफ है। आप देख सकते हैं कि ये ट्रायंगुलर शेप में है। इसके लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो कि मेल को लिया गया है और राइट साइड में फीमेल बनी हुई है, फीमेल को लिया गया है। और इसके एक्स एक्सिस में हम लोग नंबर्स लेते हैं कि कितने नंबर है, कितना नंबर है, कितने क्वांटिटी में है वो लोग। और जो वाई एक्सिस होता है उसमें हम लोग लेते हैं एज ग्रुप, यानी 0 to 4, 4 to और 4 to 10, 10 to 15, इस तरह से हम डिफरेंट एज ग्रुप ले सकते हैं वाई एक्सिस में। और एक्स एक्सिस में हम क्वांटिटी लेते हैं, मतलब कि उस एज ग्रुप में कितने लोग हैं। और एक साइड हम मेल को दिखाते हैं, इसके पिरामिड की लेफ्ट साइड में मेल दिखेंगे और राइट साइड में आपको इसके फीमेल दिखेंगे। और जब भी ये ट्रायंगुलर शेप का है, इसका मतलब ये कि लेस डेवलप कंट्री का पिरामिड है। अब सेकंड तरीके का कौन सा पिरामिड होता है, वो है कांस्टेंट पॉपुलेशन पिरामिड। तो कांस्टेंट पॉपुलेशन मतलब कांस्टेंट रहना, ना बढ़ना ना घटना, बीच में रहना। तो ये पिरामिड आपको बेल शेप में दिखेगा, यानी घंटी की तरह की शेप में दिखेगा और ऊपर जाके वो टैपर्ड हो जाता है। ठीक है, ये यहाँ पे बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही इक्वल होते हैं ना, तो दोनों बराबर होते हैं। जितने लोग पैदा होते हैं उतने लोग ही मरते हैं। तो इससे क्या होता है, पॉपुलेशन कांस्टेंट रहता है। दोनों जब बर्थ एंड डेथ रेट दोनों इक्वल रहेगा तो क्या होगा, पॉपुलेशन कांस्टेंट हो जाएगा, ना तो वो बढ़ेगा और ना तो वो घटेगा। इसका एक एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया हो सकता है। देखिए इनका पिरामिड आपको इस तरीके से दिखता है, एकदम बेल शेप की तरह दिख रहा है, जो ऊपर से टैपर्ड हो गया है। और नीचे का जो आप बेस देखोगे वो भी बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं है, जैसे ट्रायंगुलर पिरामिड में हुआ करता था वैसा उतना ब्रॉड नहीं है, यानी कि बर्थ रेट भी आपका कम है। और ऊपर भी देखिए वो बिल्कुल जैसे डेवलपिंग कंट्री में बिल्कुल पतली हो जाती है, वैसे पतली भी नहीं है। ऊपर भी आपकी अच्छी खासी विड्थ बराबर है, ऑलमोस्ट बहुत दूर तक इसकी विड्थ, जो इसकी चौड़ाई है बहुत दूर तक जाते जाते भी बराबर है, यानी कि इसका बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों
एक बराबर चल रहा है। तो इससे क्या होता है, इसका पॉपुलेशन एकदम कांस्टेंट रहता है, ना बढ़ता है और ना घटता है। अब जो थर्ड कैटेगरी होती है पॉपुलेशन की, वो कौन सी होती है? वो होती है डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन पिरामिड। तो ये डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन पिरामिड क्या दिखाता है? डिक्लाइन हो रहा है, यहाँ पॉपुलेशन क्या हो जाता है? डिक्लाइन होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है, घटने लगता है। तो ये पिरामिड में क्या होता है? बेस बिल्कुल ही नैरो होता है और ऊपर वो टैपर्ड होने लगता है। और यहाँ पे बोथ बर्थ रेट, डेथ रेट दोनों यहाँ पे भी लो रहती है बिल्कुल। और कभी क्या होता है, ये ज़्यादातर डेवलप कंट्री की होती है, और इसमें पॉपुलेशन या तो आपकी जीरो हो जाएगी, यानी कि मतलब कि ना बढ़ बिल्कुल ही नहीं बढ़ रही है, बिल्कुल जीरो पे रहेगी, और या तो फिर वो नेगेटिव होने लग जाएगी, मतलब कि वो घटने लग जाएगी। देखिए इस तरह से तब दिखेगा जब वो डिक्लाइनिंग ट्रेंड दिखाएगा। देखिएगा आप, इसका जो बेस है बिल्कुल ही नैरो है, बहुत ही छोटा है, यानी कि बर्थ नहीं हो रही है। तो बर्थ जब नहीं होगी तो जो आगे चल के तो सबका डेथ होना ही है, तो पॉपुलेशन क्या होगा? या तो जीरो हो जाए, मतलब जीरो मतलब या तो जीरो में आके रुक जाएगा, या तो जीरो से बिल्कुल नेगेटिव मतलब माइनस में होने लगेगा, घटने लगेगा पॉपुलेशन। तो अब ये जो आप एज वाला पढ़ रहे हो टाइप, इसमें एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है एज पॉपुलेशन का। तो एजिंग पॉपुलेशन क्या होती है? एजिंग यानी कि सीनियर सिटीजन, बड़े लोग जो मतलब कि अबव 59-60 ईयर्स के ऊपर के जो लोग होते हैं, तो वो पॉपुलेशन का शेयर आजकल आप देखोगे कि 20th सेंचुरी के बाद इस पॉपुलेशन का शेयर टोटल पॉपुलेशन में बढ़ने लग गया है। पहले क्या था, हेल्थ फैसिलिटी उतनी अच्छी नहीं थी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि कुछ बहुत सारी बीमारियां थी जिसके कारण लोग अपने जान गवा देते थे। तो इससे क्या होता था, ज़्यादा लोग आपको बूढ़े एज तक जाते हुए लोग नहीं दिखते थे। तो जो एजिंग लोगों का जो शेयर था पॉपुलेशन में वो कम हुआ करता था। पर अब क्योंकि हेल्थ फैसिलिटी अच्छी हो गई है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कौन कितना साल जिएगा वो बढ़ गया है, और इसके कारण क्या हुआ है कि पॉपुलेशन, ये जो एजिंग पीपुल की शेयर है जो पॉपुलेशन में वो बढ़ गया है। इसका एक रीज़न और भी है कि ये जो बर्थ रेट है ना वो अब डिक्लाइन होने लगा है। बर्थ रेट डिक्लाइन होने लगा है कि मतलब हमने बर्थ कंट्रोल करना सीख लिया है और उसको इम्प्लीमेंट करने लगे हैं, और बहुत सारे लोग बर्थ कंट्रोल करने लग गए हैं। इससे क्या होता है, जो बच्चों का शेयर होता है पॉपुलेशन में वो घट गया। तो जब बच्चों का शेयर घट जाएगा तो ऑटोमेटिकली सीनियर सिटीजन का जो शेयर है, जो अब मर नहीं रहे हैं और सर्वाइव देर तक कर रहे हैं, तो उनका शेयर बढ़ जाएगा। तो एजिंग पॉपुलेशन का शेयर एट प्रेजेंट देखा जाता है कि वो इंक्रीजिंग वे में ट्रेंड फॉलो करता है, इंक्रीजिंग ट्रेंड फॉलो कर रहा है। थर्ड कैटेगरी में जो आप पॉपुलेशन कंपोजिशन पढ़ सकते हैं वो है रूरल एंड अर्बन कंपोजिशन। ये क्या है? ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक दिखाने का, पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक बताने का एक अलग सा तरीका है। ये किस बेसिस पे किया जाता है? ये रेसिडेंस के बेसिस पे किया जाता है। रेसिडेंस यानी प्लेस ऑफ रेसिडेंस, मतलब कि किस जगह पे लोग रहते हैं। तो ये आपको क्या दिखाता है? ये कंपोजिशन आपको दिखाता है कि आपके अर्बन एरिया में यानी कि सिटीज में कितने आपका पॉपुलेशन रह रहा है, और रूरल एरिया यानी गाँव में आपका पॉपुलेशन कितना है। तो देखिए इसको मैंने कंपेयर करके दिखाया है, एक साइड मैंने रूरल लिखा है और एक साइड मैंने अर्बन को लिया है। तो रूरल एरिया में क्या होता है, एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन होता है, और अर्बन एरिया में आपका इंडस्ट्री मेन ऑक्यूपेशन होता है। रूरल एरिया में अपॉर्चुनिटी एंड फैसिलिटी कम होगी, अर्बन एरिया में अपॉर्चुनिटी एंड फैसिलिटी दोनों ही ज़्यादा होगी। रूरल एरिया का पॉपुलेशन की डेंसिटी आपको बहुत कम मिलेगी। रूरल एरिया में डेंसिटी मतलब क्या होता है, कितने लोग रहते हैं एक जगह पे, यानी कि आप देखोगे कि वहाँ पे लोग कम है। रूरल एरिया, गांव में आप देखते हो ना, लोग कम होते हैं और जगह प्लेस आपका ज़्यादा होता है, एरिया आपका ज़्यादा होता है, तो वो लेस पॉपुलेटेड होता है। मगर अर्बन एरिया में आप देखोगे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत हाई होती है, वहाँ पे बहुत क्राउडेड एंड कंजस्टेड प्लेस होता है, वहाँ पे लोग ज़्यादा होते हैं और प्लेस की कमी होती है। ज़्यादातर आपके रूरल एरिया में जो लोग होते हैं वो प्राइमरी एक्टिविटी करते हैं, और अर्बन एरिया के जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर आपके सेकेंडरी या टेरिशरी ऑक्यूपेशन करते हैं। और एक बात जो ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्री में देखा जाता है कि जो रूरल एरिया है ना, वहाँ पे फीमेल का पॉपुलेशन ज़्यादा होता है और मेल का पॉपुलेशन कम होता है, और अर्बन एरिया में मेल का पॉपुलेशन ज़्यादा होता है और फीमेल का पॉपुलेशन कम होता है। क्योंकि क्या होता है ना, ज़्यादातर जो मेल होते हैं डेवलपिंग कंट्री के, वो माइग्रेट करते हैं गांव से शहर की तरफ जॉब के चक्कर में, इसीलिए उनका परसेंटेज गांव में कम हो जाता है और शहर में बढ़ जाता है। तो जब हम ये
रूरल एंड अर्बन एरिया में पॉपुलेशन को डिवाइड करके पढ़ते हैं, तो हमें कुछ डेवलप कंट्री के बारे में जब देखोगे आप, तो डेवलप कंट्री में देखोगे कि आप जैसे यूएसए, कनाडा और यूरोप में कई कंट्री जैसे फिनलैंड, यहाँ पे आप देखोगे कि फीमेल आपको ज़्यादा शहर में दिखेंगी और बहुत कम आपको रूरल एरिया में मिलेगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो ये फीमेल शहर में इसलिए क्यों रहती हैं, क्योंकि जॉब, एजुकेशन एंड दूसरे फैसिलिटीज़ के चक्कर में आप ये ज़्यादातर फीमेल शहरों में रहना पसंद करती हैं। गांव में क्यों नहीं रहती, क्योंकि गांव में उनकी जो एग्रीकल्चर है वो काफ़ी मैकेनाइज्ड है। मैकेनाइज्ड होने के कारण वहाँ उसको करने के लिए, उस मशीन को चलाने के लिए ज़्यादातर मेल की ज़रूरत होती है, इसलिए मेल का पॉपुलेशन उनके गाँव में ज़्यादा है और फीमेल का पॉपुलेशन कम है। उनकी फीमेल का पॉपुलेशन आपको ज़्यादा शहर में दिखेगा जो डेवलप कंट्री होती है। पर दूसरी तरफ डेवलपिंग कंट्री जो होती है, जैसे एशियन एंड अफ्रीका की जो डेवलपिंग कंट्री होती है, जैसे जिम्बाब्वे, नेपाल, इंडिया एट्सेट्रा, तो ये जो कंट्री होती है ना, इस कंट्री में अपोजिट सिचुएशन है। यहाँ पे फीमेल का पॉपुलेशन गाँव में ज़्यादा और सिटीज़ में आपको कम दिखेगा, क्योंकि ज़्यादातर ये जो बॉयज़ होते हैं, जो मेल होता है वो ट्रांसफ़र हो जाता है, माइग्रेट हो जाता है फ्रॉम द रूरल एरिया टू द अर्बन एरिया। इसलिए जाते हैं क्योंकि उनको वहाँ जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए या एजुकेशन के लिए वो सिटीज़ के लिए की तरफ माइग्रेट कर देते हैं। दूसरा रीज़न ये है कि फीमेल शहरों को अवॉइड करती है। इसलिए अवॉइड करती हैं क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, रहने का जो खर्चा है, वो सिटीज़ में बहुत ज़्यादा है, हाउसिंग की वहाँ पे कमी है। इस चक्कर में वो लेडीज़ ज़्यादातर प्रेफर नहीं करती कि शहर में जा कर के रहे, और सिक्योरिटी के पर्पज़ से भी कि उनको लगता है कि शहर ज़्यादा सिक्योर नहीं है, इस चक्कर में भी वो शहर जाना पसंद नहीं करती। तो ऐसे कई रीज़न है जिसके कारण आप देखोगे कि फीमेल का जो पॉपुलेशन है वो आपका रूरल एरिया में ज़्यादा है और अर्बन एरिया में कम है, डेवलपिंग कंट्रीज़ में, स्पेशली एशियन एंड अफ्रीकन के कंट्रीज़ में। फोर्थ जो वे है, फोर्थ मेथड जिसके थ्रू हम पॉपुलेशन कंपोजिशन पढ़ सकते हैं, वो है लिटरेसी के तरीके से। लिटरेसी क्या इंडिकेट करता है, लिटरेसी का जब हम कंपोजिशन देखते हैं तो इससे हमें अपने कंट्री का सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट दिखता है कि कितना सोसाइटी में कितनी इक्वालिटी है, कितना सोशल स्टेटस उनका हाई है, इकोनॉमिक भी उनका स्टेटस दिखता है कि क्या उनके पास पैसा है या नहीं पैसा है। क्योंकि अगर पैसा होगा तो डेफिनेटली वो एजुकेशन के लिए भेजेंगे, पैसा नहीं है तो वो डेफिनेटली एजुकेशन के लिए नहीं भेजेंगे। इकोनॉमिक्स में के बेसिस में भी आपको इस बेसिस से आपको इकोनॉमिक का पता चलता है। सोशल स्टेटस भी पता चलता है कि कितने मेल चाइल्ड जा रहा है, कितने फीमेल चाइल्ड जा रहा है, इससे आपको सोसाइटी में हो रही डिस्क्रिमिनेशन का पता चलता है। तो लिटरेसी का जब हम कंपोजिशन देखते हैं तो बहुत सारी बातें हमें पता चलती है कि फीमेल का स्टेटस क्या है, उस वहाँ पे रहने वाले लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, उनके उस कंट्री में एजुकेशन के क्या प्रोविज़न है, किस तरह की फैसिलिटी है एजुकेशन में, प्लस गवर्नमेंट किस तरह की पॉलिसी को बढ़ावा दे रहा है, क्या गवर्नमेंट अच्छी गुड पॉलिसीज ला रहा है एजुकेशन सेक्टर में, और क्या वहाँ के लोगों को लिटरेट करा रहा है या नहीं करा रहा है। ये भी आपको गवर्नमेंट का सक्सेस और फेलियर इंडिकेट करने का एक अच्छा इंडिकेटर है। इसलिए लिटरेसी के बेसिस पे भी हम पॉपुलेशन कंपोजिशन देखते हैं। तो लिटरेट किसको कहा जाता है, लिटरेट हमारे जैसे इंडिया में उसे माना जाता है जो 7 ईयर्स से ऊपर होता है। 7 ईयर्स से नीचे के लोगों को कंसीडर नहीं किया जाता लिटरेसी यानी लिटरेसी कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि वो तो वैसे भी अब बहुत छोटे होते हैं और उनको अगर पढ़ना लिखना नहीं भी आता तो इट्स नॉट ए बिग डील, अब वो आगे चल के पढ़ सकते हैं। तो 7 ईयर्स के एज में आ जाने के बाद अगर कोई भी लैंग्वेज में आप लिख या पढ़ सकते हो और एक छोटे छोटे अर्थमेटिक कैलकुलेशन यानी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो, तब आप लिटरेट की कैटेगरी में आते हो, और नहीं तो आप इलिटरेट की कैटेगरी में आते हो। यानी किसी भी लैंग्वेज में पढ़ना और लिखना आना चाहिए और छोटे छोटे अर्थमेटिक कैलकुलेशन यानी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना आना चाहिए। अगर 7 ईयर्स से ऊपर के हो आप, तो अगर आप कर पा रहे हो तो आप लिटरेट की कैटेगरी में आते हो, अदरवाइज आप इलिटरेट की कैटेगरी में आते हो। अब हम 5th यानी कि लास्ट कैटेगरी देख रहे हैं अपने पॉपुलेशन कंपोजिशन का, और वो है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ये जब हम देखते हैं ना, तो ये हम एक्चुअली पूरे पॉपुलेशन के लिए नहीं देखते हैं। ऑक्यूपेशन यानी कि जॉब कौन करता है, 15 से 59 ईयर्स के एज के ग्रुप के लोग करते हैं। तो बेसिकली हम ये अपने वर्किंग क्लास का पॉपुलेशन कंपोजिशन देखते हैं।
तो वर्किंग क्लास का पॉपुलेशन कंपोजिशन यानी 15 to 59 ईयर्स के लोग किस तरह से डिफरेंट ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में लगे हुए हैं। तो इसकी 4 कैटेगरी है। पहला क्या है, प्राइमरी एक्टिविटी में कुछ लोग काम करते हैं। प्राइमरी एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटी होती है, जो नेचर से रिलेटेड होती है, जैसे एग्रीकल्चर, फिशिंग एटसेट्रा। और सेकेंड क्या, कौन सी कैटेगरी किस तरह का ऑक्यूपेशन कर सकते हैं, सेकेंडरी ऑक्यूपेशन कर सकते हैं। सेकेंडरी ऑक्यूपेशन क्या होता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर होता है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग होती है। जैसे कि आपका इसका एग्जांपल हो सकता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, शुगर मिल और बहुत सारे इसके आपको जैसे स्मॉल स्केल कई इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री या फिर आपका लार्ज स्केल इंडस्ट्री, कई सारी इंडस्ट्री सेकेंडरी एक्टिविटी में ही आती है। थर्ड किस तरह का ऑक्यूपेशन हो सकता है, टेरिशरी ऑक्यूपेशन। ये सर्विस सेक्टर होता है, ये तरह तरह की सर्विस आपको प्रोवाइड करता है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, बैंकिंग सर्विस एटसेट्रा। फोर्थ आपकी किस तरह की ऑक्यूपेशन हो सकती है, क्वार्टरनरी एक्टिविटी। क्वार्टरनरी एक्टिविटी क्या होती है, ये एक्टिविटी ना एक्चुअली रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड होती है, जिसमें आपको एक्सपेरिमेंट करने को मिलता है तरह तरह की चीज़ों का, या नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ आप निकाल सकते हो, जैसे आईटी सेक्टर्स करती है। तो ये आपका फोर्थ कैटेगरी में आता है, फोर्थ ऑक्यूपेशनल कैटेगरी में आता है। तो ये चारों कैटेगरी में किस तरह से आपका पॉपुलेशन डिफरेंट ऑक्यूपेशनल में लगा हुआ है, ये दिखाता है आपको जब आप ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर देखते हो। और ये 15 to 59 ईयर्स तक के लोगों का देखा जाता है। जब आप ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर देखते हो कंट्री का, तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर से आपको अपनी कंट्री का डेवलपमेंट पता चलता है। जब आप किसी कंट्री का ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर देखोगे तो आप इसे देख करके कह सकते हो कि ये कंट्री डेवलप है या अंडर डेवलप है। अगर किसी कंट्री में ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर दिखा रहा है कि ज़्यादातर वहाँ के लोग प्राइमरी सेक्टर में लगे हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो कंट्री उतनी ज़्यादा डेवलप नहीं है। और अगर आपको किसी कंट्री का ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ये दिखा रहा है कि उस कंट्री के लोग ज़्यादातर सेकेंडरी, टेरिशरी एंड क्वार्टरनरी एक्टिविटी में लगे हैं, यानी कि उस कंट्री का ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के हिसाब से वो कंट्री डेवलप कंट्री के कैटेगरी में आती है। तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर से भी हमें कंट्री का डेवलपमेंट एंड अंडर डेवलपमेंट पता चल सकता है। तो इसी तरह से हम तरह तरीके से पॉपुलेशन कंपोजिशन को देखते हैं और अपने कंट्री को एनालाइज करते हैं, और पॉपुलेशन कंपोजिशन को एनालाइज करके इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाते हैं। तो इस चैप्टर में आपका यहीं तक है। जैसा कि आपने देखा कि मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के साथ साथ नोट्स भी दिया है, तो या तो आप पॉज करके इस नोट्स को नोट डाउन कर लें या फिर आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर के प्रिंट आउट ले लें, तो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।